हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट के सेट को जो कि पीवाईक्यूज बेस्ड है डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये पहली क्लास है। जितने भी पीवाईक्यूज आरओ एग्जामिनेशन में आए हैं उन पीवाईक्यूज के बेस पे हम पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे और ज्यादातर पोर्शन को प्रिपेयर भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास। ये क्लास नंबर 1 है, ठीक है। मैं यहां लिख दूंगा क्लास 1। वैसे थंबनेल पे लिखा ही रहेगा लेकिन ये क्लास 1 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? कौन सा ऐसा है जो पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित नहीं है? पहला, धारणीय विकास। दूसरा, गरीबी कम करना। तीसरा, वातानुकूलन। और चौथा है कागज के थैलों का प्रयोग। जब आप पेपर बैग्स यूज करते हैं तो क्या होता है? तो प्लास्टिक या आर्टिफिशियल फाइबर यूज नहीं होता है, यानी उपयोग नहीं होगा। क्लियर? तो ये क्या है? कह रहा है नॉट। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, टेल ऑफ द क्वेश्चन याद रखिए। कह रहा नहीं। क्लियर? तो धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसे संदृढ़ विकास भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे? संदृढ़ विकास। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सतत विकास। संदृढ़ विकास कहेंगे, सतत विकास कहेंगे, इसे स्थायी विकास भी कहते हैं, संपोषणीय विकास भी कहते हैं। क्लियर? गरीबी कम करना और वातानुकूलन, ये जो गरीबी कम करना है ना, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, लेकिन ये जो इसमें है कौन सा एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। पर्यावरण को गरीबी अमीरी नहीं देखा जाता, क्योंकि जब ज्यादा पैसा होगा आप एसी रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे, सीएफसी रिलीज करेंगे, प्लास्टिक पेंट यूज करेंगे, लेड यूज करेंगे। क्लियर? तो ये जो गरीबी अमीरी है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं, लेकिन वातानुकूलन यानी रेफ्रिजरेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है, क्योंकि जब हम रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं, वातानुकूलन यूज करते हैं, तो वी डू रिलीज CFC। हम क्या यूज करते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, या ये कह सकते हैं हम उन गैसेस को यूज करते हैं जिन्हें हम संयुक्त रूप से मेफ्रॉन कहते हैं, फ्रियॉन कहते हैं। ये वो गैसेस होती हैं जो क्लोरीन और फ्लोरीन की कंपाउंड्स होती हैं, जो ओजोन डेप्लीशन का काम करती है, ओजोन क्षरण का काम करती है। तो एयर कंडीशन भी हो गया। अब इसमें जो नहीं है वो पॉवर्टी है, बाकी तीनों हैं। अब आइए इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक पार्ट आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। एक सीक्वेंस देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट या पहली बार 5 जून 1972, ये डेट याद रखिएगा, 5 जून 1972। यहीं से ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के बारे में सोचे जाने की स्टार्ट हुई पहली बार। और ये क्या है? ये स्टॉकहोम सम्मेलन है।
ये क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन, और ये संयुक्त राष्ट्र का था, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सॉरी, ये यूनाइटेड नेशन का ये स्टॉकहोम सम्मेलन था 1972। इसमें इंडिया पार्टिसिपेटेड। इंडिया क्या हुआ? पार्टिसिपेटेड, भारत ने पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद भारत ने ये रेजोल्यूशन लिया कि अब वो इन्वायरमेंट की दिशा में काम करेगा। इसीलिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। 1973 में ऑपरेशन ये टाइगर रिजर्व्स के कंजर्वेशन और उनके टाइगर्स के को संरक्षित रखने के प्रयास, एक टाइगर पॉलिसी या टाइगर स्कीम कहते हैं, या प्रोजेक्ट टाइगर जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए स्टार्ट होता है। गिर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो इंडिया ने इन्वायरमेंट, क्लाइमेट को कंजर्व करने की शुरुआत तब की जब वो 1972 के स्टॉकहोम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में हिस्सेदारी करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहीं से पहली बार शुरू होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पहली बार कब यूज किया गया? तो वो 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन था। क्लियर? फिर 1987 में आती है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। कौन आता है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक था, जिसमें क्या हुआ? जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। तो कब किया गया? ब्रंटलैंड कमीशन आवर कॉमन फ्यूचर में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। क्लियर? अब खास बात देखिए, फिर 1992 का जो रियो सम्मेलन था, या पृथ्वी सम्मेलन था, इसमें क्या किया गया? इसमें सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फर्स्ट, पहला ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला। पहला ग्लोबल यानी वैश्विक प्लेटफॉर्म का मिला 1992 का कौन सा सम्मेलन? रियो सम्मेलन। पहला पृथ्वी सम्मेलन भी यही था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सीक्वेंस है। चलिए, फिर 2002 का जो जोहान्सबर्ग समिट हुआ, उसकी जो थीम थी, वो थीम का नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस थीम का नाम ही क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। ठीक है, थीम का ही नाम वो था। अब सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए। जब मिलेनियम डेवलपमेंट जो 2000 से 2015 के लिए थे, जब वो खत्म हुए, तो अगले 15 वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसे क्या कहा गया?
सतत विकास लक्ष्य जो 2030 तक के लिए थे, इसके लिए थे 2030 तक के लिए। अब दो खास बातें कि इस 2030 तक के लिए जो गोल्स हैं वो कौन है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 15 वर्षों में 8 ग्लोबल गोल्स थे, ठीक। जब कभी हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे तो ये कब तक के लिए हैं, ये 2030 तक के लिए हैं। क्लियर। 17 ग्लोबल गोल्स और 17 ग्लोबल गोल्स और क्या है 169 टारगेट्स जिन्हें 2030 तक पूरा किया जाना है। समझ जाइए ये सिलेबस है, इसीलिए इसी को ध्यान में रख करके क्या किया जाता है, भारत में वर्क किए जाते हैं। जीरो हंगर से स्टार्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैश्विक कोऑपरेशन यानी पार्टनरशिप फॉर द गोल 17वां जो है वहां जाके पूरा होता है। 17 याद कर लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी बाय गौरव त्रिपाठी के टेलीग्राम चैनल पे मैं 17 गोल्स जो है उनकी एक लिस्ट डाल दूंगा, उसको याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे आधारित है, ये अनुकूलतम उपयोग पर आधारित है। किस पे आधारित है, अनुकूलतम उपयोग। अधिकतम उपयोग पर आधारित नहीं है, किस पर आधारित है, अनुकूलतम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर आधारित, मैक्सिमम पर नहीं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आधारित था, यानी औद्योगिकीकरण आधारित था, जिसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट राइज हुआ। नेक्स्ट, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ी संवेदनशीलता की घटना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन इशू ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिटिविटी, यानी एक जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता क्या है, आज हम रिसोर्सेज का ऐसा यूज करें कि ये रिसोर्सेज हमारी पूरी नीड, हमारी नीड को पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। यानी ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी है तो हम आधा पिए आधा कल के रखे, नहीं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर ओन नीड्स, अपनी आवश्यकताओं से समझौता किए बिना भविष्य या आने वाले समय की आवश्यकताओं को पूरा करना, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। और ये किसकी बात कर रहा है, क्या खत्म हो जाएगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वही तो खत्म होंगे। पानी खत्म हो सकता है, खनिज संसाधन खत्म हो सकते हैं, उपजाऊ मृदा खत्म हो सकती है, ये सब क्या, तो इनको ऐसा यूटिलाइजेशन कीजिए, ऐसा यूज कीजिए जो कि मैक्सिमम नहीं ऑप्टिमम पर आधारित हो, अधिकतम नहीं अनुकूलतम पे आधारित हो। इसी को लेकर के कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो किस पे आधारित है, जो प्राकृतिक संसाधनों पे आधारित है कि भैया जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिले हैं वो क्या होंगे, कुछ समय बाद खत्म हो जाए। नेक्स्ट, प्रदूषण मुक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। अब देखिए, ये है अर्थ, ये है अर्थ, अर्थ के चारों तरफ है ये एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ क्या है ये एटमॉस्फेयर। क्लियर। और ये बेसिक जो पहला एटमॉस्फेयर जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसमें है क्या, इसमें है डस्ट, इसमें है लिक्विड, इसमें क्या है वाटर वेपर, गैस, यही तो इसमें है। और ये जितने भी, अभी देखिए बारिश का मौसम में धूप जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, यानी जो धूप 36 डिग्री की है वो महसूस होती है 42 डिग्री, 44 डिग्री की। क्यों, क्योंकि बारिश की वजह से जो धूलकण होते हैं जो स्कैटर
यानी बिखराव, और रिफ्लेक्शन यानी वापसी, और बहुत कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं किसको, इंसोलेशन को, सूर्यातप को, वो रहते ही नहीं हैं। तो सूर्य की किरणें ऐसा सीधा पड़ती हैं, इसीलिए जो तापमान हमें कम लगना चाहिए बारिश के मौसम में, वो धूप खिलने पर ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो सबसे आसान तरीका है इन सभी डस्ट पार्टिकल्स को नीचे लाने के लिए कि वर्षा हो जाए, रेन हो जाए, तो जो धूल है ना वो बैठ जाती है। गर्मियों में घर के सामने हम पानी डाल देते हैं ताकि धूल ना उड़े, बालू पे पानी डालते हैं ताकि धूल ना उड़े, और इसी बारिश के पानी के साथ धूल कण, और धूल कण के चारों तरफ जो वेपर होता है, देखिए हमेशा वायुमंडल में एक धूल कण होगा, और धूल कण के चारों तरफ क्या होगा, जलवाष्प होगी। धूलकण और धूलकण के चारों तरफ क्या होगी, जलवाष्प। ये सब बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं। इसीलिए देखिए महानगरों में जब स्मॉग की कंडीशन होती है तो वाटर गन से एटमॉस्फेयर में पानी स्प्रिंकलिंग यानी छिड़काव किया जाता है, जो सभी डस्ट पार्टिकल गैसेस स्मॉग को नीचे की तरफ बैठा देता है। अब इसमें एक ऑप्शन और भी है, विंड भी क्या करता है, ट्रैवल करा लेता है, लेकिन सबको नहीं। स्मॉग को करा सकता है, लेकिन विंड आएगा तो धूल का कण भी आ जाता है, इसलिए पोल्यूशन बढ़ सकता है। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? देखिए ये क्वेश्चन जब आया था तो कंट्रोवर्सी हो गई थी, इसमें से कोई भी नहीं है। विच ईयर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसे कहते हैं EPI, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है? ये आता है 1986, 1886। क्लियर? इसमें क्या है, इसमें 4 लेसन्स हैं, 4 अध्याय हैं। कितने हैं? 4 अध्याय, और 4 अध्याय में लगभग 26 इकाइयां हैं, 26 यूनिट। और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट करता क्या है? ये केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है, इट प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट दे कैन एस्टैब्लिश, वे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं कुछ ऐसी एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशंस को, कुछ ऐसे शक्तिशाली या शक्तियां देकर कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं, कुछ ऐसी संस्थानों को बना सकते हैं जो पर्यावरण की संरक्षण के दिशा में काम कर सकें। आपको याद होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार ने स्थापित किया। अब वो क्या है, केंद्र, वो एनजीटी इतना पावरफुल है कि वो किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच कर सकता है, आदेश दे सकता है। ट्रिब्यूनल है ना, कुछ मात्रा में वो कभी कभी दोषी भी करार दे सकता है, पर दंड निर्धारित कभी नहीं कर पाता है। उसके लिए कोर्ट है, दंड निर्धारण में वो क्या करता है, जुर्माना का आदेश कर देता है, लेकिन उसके विरुद्ध व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है। ईपीआई जो प्रस्तुत किया गया, ये आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट प्रस्तुत किया गया। डीपीएसपी में 48A भी यही बात कहता है। ठीक है, 2 जगहों पे याद रखिएगा। डीपीएसपी कहेगा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें आर्टिकल 48(1) या ए क्या कहता है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी जो हमारी ड्यूटीज हैं उसमें 51A में भी यही बात कही जा रही है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में
3 आर्टिकल याद रखिएगा, 253, 48A, ए ही कर दे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 51A। ये सब किसके लिए बात करते हैं? पर्यावरणीय संरक्षण के लिए। एक बात और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कि स्टॉकहोम का जो सम्मेलन था उसी ने भारत को पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। कुछ सीक्वेंस याद कर लीजिए, पूछा जाता है। जैसे 1972, ठीक, 1972 वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक, वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर 1980 वन संरक्षण अधिनियम, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, या इसे वन अधिनियम भी कहते हैं। फिर 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है? वनों को काटना ये संतुलन बनाएगा? संतुलन कर देगा। वनारोपण, जब हम वन लगाएंगे तो क्या होगा? पर्यावरण, अफॉरेस्टेशन से क्या होगा? पर्यावरण संतुलित होगा। अब खास बात देखते हैं कि जब टर्म है इकोलॉजी, इकोलॉजी कौन दे रहा है? अर्नेस्ट हैकल। ठीक, और ऐसे ही है इकोसिस्टम, ये कौन दे रहा है? ए जी टांसले, ये याद रखिएगा। एजी टांसले इकोसिस्टम, और इकोलॉजी कौन दे रहा है? वन ऑफ द फेमस अर्नेस्ट हैकल, 1866 में दे रहे हैं। ठीक है, अब ये लास्ट में आपने देखा होगा यहां पे लगा है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब ये किसकी स्टडी कर रही है? स्टडी बेसिकली करता है ये इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम दो पार्ट से मिलके बना है। किससे मिलके बना है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में है एक जैविक यानी बायोटिक, और एक है अबायोटिक यानी अजैविक। अजैविक, जैविक घटक, अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक। अब खास बात देखिए, जो जैविक घटक है ना, इसमें प्लांट भी हैं, यानी जिसे फ्लोरा कहते हैं, और एनिमल भी हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फौना। और अजैविक घटक में लैंड है, वाटर है, एयर है, और क्या है? इंसोलेशन है, यानी सूर्य का ताप। अब ये सब क्या करते हैं? देखिए, ये भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ये क्या है? ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और खुद भी पेड़ पौधे आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो इकोलॉजी है स्टडी,
स्टडी किसकी? रिलेशनशिप और एक्टिविटी की, संबंध और उनकी क्रियाशीलता की। ये संबंध और क्रियाशीलता किनके बीच है? जैविक और अजैविक के बीच है, खुद जैविकों के बीच है, खुद अजैविकों के बीच है, क्योंकि सूर्यातप मिट्टी पे पड़ता है या पौधों पे पड़ता है तो दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, हवा जो है वो पौधों के लिए भी उपयोगी है और मिट्टी के लिए भी है। तो इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक्स एंड बिटवीन द बायोटिक्स रिलेशनशिप, द इकोलॉजी स्टडी दिस। क्लियर? 5 क्वेश्चन यहां पे इकोलॉजी के पूरे होते हैं। जितने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं यारों में, बड़ा सेक्शन कवर करके आपका जाएंगे। बस केवल 5 क्वेश्चन ही आप देखते रहिए। क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ज्योग्राफी भाई गौरव त्रिपाठी का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको नोटेशन फाइल इसकी मिलेगी, यानी ये जो लिखा हुआ है ये आपको वहीं मिल जाएगा। क्लासेस के लिंक्स भी मिल जाएंगे और भी पीडीएफ मिलेंगे। क्लास में इतना ही, बाय।